हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है, इसका चैप्टर नंबर 11th है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें आपके जो 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। eklavyastudypoint.com आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अपनी क्लास में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है, ऐसी टेबल आएगी, इस टेबल में जाके आप नोट्स को पढ़ सकते हो। चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैप्टर की वीडियो देखो। ठीक है, पहले आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो था वो कब चलाया गया था और इसके क्या कारण थे और इसको वापस क्यों ले लिया गया था, यानी कि इस आंदोलन को रोक क्यों दिया गया था। ठीक है, क्या इसके पीछे रीजन थे ये देखना है। तो आपको पता है असहयोग आंदोलन जो है 1921-22 में चलाया गया था। ठीक है, और ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और देश में बड़े लेवल पे आंदोलन चला था। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण इसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये आंदोलन चलाए जाने के पीछे कारण क्या है, क्यों चलाया गया, मतलब असहयोग आंदोलन की आखिर हमें आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इसको देखते हैं, यानी कि इसके कारण देखते हैं। तो कारण इसके प्रमुख हैं। मेन है रोल एक्ट एक्ट। आपको पता है 1919 का जो रोल एक्ट एक्ट आया था इसमें कुछ खामियां थी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि बहुत गलत थे, जैसे कि प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, किसी को भी मतलब जेल में डालने की बातें थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसका खूब खुलकर विरोध हुआ था। तो रोल एक्ट एक्ट एक कारण है, लेकिन केवल रोल एक्ट एक्ट इसका कारण नहीं है, और भी कारण है। दूसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने देखा था कि किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, तो हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है ये। तो वहां पे जो हुआ था इससे भारतीयों के मन में बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। तो रोल एक्ट एक्ट हो जाएगा एक कारण, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तीसरा अंग्रेजों का अत्याचार। अंग्रेजों की जो नीति थी, उनकी जो पॉलिसी थी, वो भारतीयों का, इंडियंस का क्या करते थे, कहीं ना कहीं दमन करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। आप ये तीसरा पॉइंट बता सकते हो। फिर स्वराज की मांग। आपको पता है कि देश में कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज़ादी की मांग जो थी वो देखने को मिलती थी। ठीक है, लोग स्वराज चाहते थे, इन अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और खुद का शासन चाहते थे। तो ये भी एक रीज़न था। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। आप कारण आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और अगर मान लो केवल इतना क्वेश्चन आता है इसके कारण बताइए, तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। अब लेकिन अभी यहाँ पे इस तरीके से पूछा हुआ है तो हम टू द पॉइंट चलेंगे। आगे देखो, इसमें ये भी क्वेश्चन में है कि आखिर ये बताइए कि ये असहयोग आंदोलन जो था ये बहुत अच्छा चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको बाद में क्यों रोकना पड़ा, वापिस क्यों लेना पड़ा। ठीक है, तो एक ऐसी घटना हो गई थी, उस एक घटना के कारण ये जो आंदोलन था इसको वापिस लिया गया। ठीक है, यानी कि रोक दिया गया। तो वो घटना कौन सी थी, आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है, इसके कारण ये जो आंदोलन था वो रोकना पड़ा था। आखिर ये चौरी चौरा कांड है क्या, यानी कि ये घटना है क्या। तो देखिए क्या था कि देश भर में आंदोलन चल रहा था। ठीक है, सभी लोग असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, महात्मा गांधी के सभी सपोर्ट में थे। लेकिन एक घटना ऐसी हो गई जिसके कारण ये सब हुआ। यूपी में चौरी चौरा नाम का एक गांव था, यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, उन्होंने गुस्से में आकर जो पुलिस चौकी थी उसको फूंक दिया, यानी उसको जला दिया था। अब पुलिस चौकी को जला दिया गया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे, यानी वो जिंदा जला दिए गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत ज़्यादा निराश हुए और उन्होंने कहा कि ये आंदोलन हम वापस लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसा के सिद्धांत पे चलता था। ठीक है, हिंसा की वहाँ पे कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तो खुलकर हिंसा हो चुकी थी। तो ये रीज़न था जिसके कारण इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जो हैं इनके बारे में जानने के प्रमुख स्रोत क्या हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमें कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है। क्या कोई एक सोर्स है, नहीं, इसके मल्टीपल सोर्स हैं, यानी कि एक से अधिक सोर्स हैं। तो वो हमें स्रोत के बारे में यहाँ पे जानकारी चाहिए। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2 साल या 3 साल पुराना मैंने कोई पेपर देखा था, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से मैंने क्वेश्चन को उठाया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देखिए किन किन चीज़ों से महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है।
तो जो निजी लेखन था या भाषण होते थे उससे जानकारी मिलती है। यानी कि हरिजन अखबार में गांधी जी जो थे उनके पत्रों को शामिल करते थे, और जिन लोगों से वो मिला करते थे उनके बारे में और उनके भाषणों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो एक ये आप कह सकते हो। फिर नेहरू संकलन जो था, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसको आप देख सकते हो। इन चीज़ों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है समाचार पत्र। आपको पता है गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करते थे, कोई भी सत्याग्रह होता था, ठीक है, उस आंदोलन के बारे में न्यूज़पेपर में खबरें छपती थी, केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में। यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर में तो छापा ही जाता था, यूरोपियन न्यूज़पेपर में, अमेरिकन न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में खूब जानकारी छापी जाती थी। तो आप न्यूज़पेपर से भी कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चाहे अंग्रेजी भाषा हो या अन्य भाषाओं में जो भी छपने वाले अखबार होते थे उससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये बता सकते हो। और क्या सोर्स हो सकता है? सरकारी रिकॉर्ड। आपको पता है कि कई बार गांधी जी जेल गए थे। ठीक है, जब वो जेल जाते थे यानी उन पे कोई मुकदमा चलाया जाता था, जेल जाते हैं तो कोई मुकदमा तो चलेगा ही, तो फिर उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, एफआईआर होती है, मुकदमा होता है और पुलिस केस होता है, चार्जशीट बनती है, वो चीज़ें आगे चलती है, तो पूरा का पूरा एक सरकारी रिकॉर्ड बनता है। तो सरकारी रिकॉर्ड जो है उसके जरिए भी हमें उनके बारे में जानने को काफ़ी बातें मिल जाती है। फिर आत्मकथाएं। आत्मकथाएं जो होती हैं वो अतीत का ब्यौरा होती हैं। ठीक है, इससे भी कहीं ना कहीं हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो कथाएं होती हैं वो स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, यानी कि अपनी याद के आधार पर जो जो चीज़ें याद हैं उससे। तो महात्मा गांधी के साथ जो लोग रहे हैं उन्होंने अगर अपनी आत्मकथा लिखी है तो उसमें भी महात्मा गांधी से मिले हुए जो पल होंगे या कभी मिले होंगे तो वो बातें लिखी होंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, यानी कि आया हुआ क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में कब आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर इसी में पूछा हुआ है कि इसकी आपको प्रमुख सिफारिश बतानी है। तो देखिए, ये 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, सबसे पहला आंसर तो यही हो गया। फिर इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी कि भाई उस समय में जो प्रांत होते थे उन सबको जोड़ के एक संघीय सरकार बनाना था। ठीक है, एक संघीय सरकार होनी चाहिए, इसके बारे में बातें की गई थी, और उसको कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या था? संविधान भी बनाना था देश के लिए। तो संविधान बनाने का काम कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा भी बनाई जानी चाहिए जो कि देश के लिए संविधान बनाए। फिर इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो विवाद था उसको समझाने का भी सुलझाने का भी प्रयास किया था। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गांधी जी जो थे उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी कि वो चमत्कारिक शक्तियों के मालिक हैं, यानी कि वो कई सारी चमत्कारिक शक्तियां उनके पास हैं। तो उन अफवाहों के बारे में हो सकता है पेपर में पूछ लें, हालांकि कभी शायद ही ये क्वेश्चन आया हो, लेकिन चांस रहते हैं कि आ सकता है। तो देखिए, एक अफवाह तो यही थी कि राजा ने किसानों की दुख तकलीफों को यानी उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए गांधी जी को भेजा है। गांधी जी के पास स्थानीय अधिकारों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की यानी कि ना मानने की शक्ति है। गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से ज्यादा है, यानी अंग्रेज बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर गांधी हैं। कुछ इस प्रकार की अफवाहें थी। ठीक है, और देखो अब अफवाह समझनी शुरू करते हैं। एक अफवाह ये फैली हुई थी कि गांधी जी इतने ज्यादा ताकतवर हैं, चमत्कारिक शक्तियां उनके पास है कि अगर कोई उनकी आलोचना करेगा, ठीक है, तो रहस्यात्मक रूप से कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको एक एग्जांपल सबसे पहले आपके सामने रखा हुआ है कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर अचानक से एक रहस्यात्मक रूप से गिर गए, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर गिर गए। ठीक है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, यानी कि जिस गांव के लोगों ने गांधी जी की आलोचना करी, उनकी बुराई की, या तो उनका घर गिर गया, ठीक है, या फिर उनकी फसलें खराब हो गई। तो ये क्या है? ये चमत्कारिक अफवाहें हैं। आगे देखो, फिर ये 2-3 अफवाहें थी जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर की वीडियो देख लो, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसने ये कहा था कि मैं तो महात्मा गांधी पे तब विश्वास करूंगा जब मेरा जो गन्ने के रस से भरा हुआ जो कड़ाहा है, ठीक है, वो जब 2 हिस्सों में टूट जाएगा ना, तब कहूंगा, मानूंगा मैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। और ऐसा क्या होता है, फिर उसका जो कड़ाहा है वो सच में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अफवाह फैली हुई थी। आप ये मत सोचना कि ये घटना है रियलिटी वाली घटना, ये सच्चाई वाली घटना नहीं है, ऐसी अफवाह फैल गई थी। अफवाह जो होती है हमेशा सच्चाई वाली बात पे थोड़ी होती है, हो सकता है कुछ भी फैल जाए। तो ऐसा हुआ। आगे क्या होता है, आजमगढ़ का एक किसान था, उसने ये कहा कि महात्मा गांधी जी की बातों पे मैं तब विश्वास करूंगा जब उसके खेत में जो उसने गेहूं लगा रखे हैं, अगर वो गेहूं तिल में बदल जाएंगे, तब मैं मानूंगा कि भाई हाँ सच में गांधी जी ताकतवर हैं या उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। अगले दिन जब वो अपने खेत में गया तो उसके सारे गेहूं जो थे वो तिल में बदल गए। ठीक है, ये भी अफवाह फैली हुई थी। इसके अलावा कुछ अफवाहें और थी, जैसे कि गोरखपुर में एक व्यक्ति था,
उसने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पे प्रश्न उठाया कि चरखे की क्या जरूरत है, तो उसके घर में आग लग गई। फिर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि यूपी में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तो किसी ने उन्हें बोला होगा कि यार तुम ये सब क्या कर रहे हो, गलत चीज़ है, ठीक है। तो किसी ने गांधी जी के बारे में गलत बोल दिया, अगले दिन उसकी बकरी को कुत्ते ने काट खाया। तो ये सारी अफवाहें हैं जो उस समय में फैली हुई थी। तो अब इतनी सारी अफवाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नमक आंदोलन। ये पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नमक आंदोलन दांडी यात्रा से रिलेटेड चीज है, ये ज्यादातर पूछी जाती है। तो नमक आंदोलन के आपको कारण बताने हैं कि आखिर ये क्यों किया गया था। फिर आपको ये बताना है कि जब ये आंदोलन कर दिया गया तो उसके क्या परिणाम हुए, यानी कि इसमें कारण और परिणाम दोनों बताने, ठीक है। तो देखिए, सभी भारतीय घर में नमक जो है वो यूज होता है, सभी घर में यूज होता है। तो नमक एक मतलब आप ये समझ लो बहुत जरूरी चीज थी, जरूरी वस्तु है जिसका यूज हम करते हैं। तो भारतीयों को नमक कानून के तहत क्या था, जो नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी भारतीय नमक को नहीं बना सकता है, ठीक है। भारतीय दुकानों से अधिक मूल्य पर नमक खरीदने को बाध्य किया गया, यानी अंग्रेजों ने कुछ ऐसे रूल बना दिए थे कि भाई सबको दुकानों पे जाके ही खरीदना है, कोई खुद से तो बना नहीं सकता है, और वो भी ज्यादा दाम में खरीदने पड़ते थे, ठीक है। नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था, यानी कि नमक का उत्पादन भी राज्य करेगा। राज्य का मतलब है सरकार। सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की। यानी कि नमक बनाने का काम भी सरकार का है, उसको बेचने का काम भी सरकार का है, इस पे पूरा उनका एकाधिकार है। कोई दूसरा इसको ना तो बना सकता है ना ही इसको बेच सकता है। अंग्रेज सरकार जो थी वो नमक के द्वारा काफी पैसा कमा रही थी, लाभ कमा रही थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इस समस्या को समझा, तो उन्होंने क्या करा, इसको एक आंदोलन का मुद्दा बनाया, ठीक है। यानी नमक पर एकाधिकार का जो मुद्दा था, इसको इन्होंने एक आंदोलन का मुद्दा बना दिया और इस पे आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम नमक कानून को तोड़ेंगे और नमक बनाएंगे, ये हमारा अधिकार है, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा। अब ये तो हो गया भाई क्यों जरूरत पड़ी, आप समझ ही गए हो। अब मेन बात ये है कि जब उन्होंने ये कर दिया तो फिर कुछ इसके क्या परिणाम हुए, इसको समझना है। तो परिणाम देखते हैं क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, नमक आंदोलन से महात्मा गांधी जो थे वो दुनिया भर की नजर में आए, क्योंकि जब उन्होंने नमक आंदोलन किया तो न्यूज़पेपर में उनके बारे में खूब खबरें छपती थी। तो अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम, उसने महात्मा गांधी का काफी मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो शरीर है ना वो तकुए जैसा, यानी वो कमजोर थे, बूढ़े थे, और मकड़ी जैसा पेड़ू, ऐसा बोल बोल के उन्होंने उसका मजाक बनाया, क्योंकि इस मैगजीन को ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी इस आंदोलन को पूरा चला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये जो यात्रा शुरू करी थी उसको पूरा कर ही नहीं पाएंगे, रास्ते में ही 1-2 दिन में गिर जाएंगे और वो इसको रोक देंगे, ऐसा उसको लग रहा था, उसने छापा था। आगे देखो क्या होता है। फिर दांडी यात्रा के बाद इस पत्रिका की सोच में बदलाव आया, क्योंकि जब दांडी यात्रा पूरी हो जाती है, ठीक है, वो अपनी यात्रा जहां से शुरू करते हैं और जहां पे खत्म करते हैं वहां तक जब वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है, तो इससे हैरान हो जाते हैं। फिर गांधी जी को मिला जन समर्थन देख सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि सब लोग क्या था, गांधी जी को समर्थन कर रहे थे। गांधी जी एक ऐसे राजनेता बन गए थे जो ईसाइयों के खिलाफ, ईसाई वाले तरीकों का ही मतलब हथियार के रूप में यूज कर रहे थे, ठीक है। और इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका की जो प्रेस थी वो भी खूब छापा करती थी। तो पहली राष्ट्रवादी गतिविधि के रूप में इसको देखा जाता है, इस नमक आंदोलन का, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी, ठीक है। और अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसको इस आंदोलन की व्यापकता का एहसास हुआ। शुरू में वो सोच रहे थे कि ये कामयाब ही नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये जो यात्रा है ये कामयाब हुई, लोगों का जन समर्थन मिला, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया था कि अब हमारा राज्य जो है वो ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं चलने वाला है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, वरना शासन नहीं चल सकता लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 तक महात्मा गांधी एक नेता बन गए थे, वर्णन कीजिए। अब आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो भारत से बाहर अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। भारत कब आए थे, भारत तो वो 1915 में आए थे, यानी कि लगभग 20 साल तक तो वो बाहर ही रह चुके थे। तो ऐसे में भारत में 1915 में आते हैं और 1922 तक, आप सोचो 1915 में वो भारत आए हैं और 1922 कि इतने कम समय में वो एक बहुत बड़े जन नेता बन गए या राजनेता बन गए। आखिर कैसे बने, पूरी स्टोरी हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो देखिए 1915 में गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने ये पाया कि 1893 का, यानी जब वो गए थे
उस समय का भारत और जब वो आए हैं उस समय के भारत में, दोनों भारत में काफी ज्यादा अंतर है। और अब जो भारत है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है, ठीक है, उन्होंने ये अंतर पाया। फिर ज्यादातर जो शहर थे ना उस समय, ज्यादातर जो कस्बे थे, वहां पे जो कांग्रेस थी यानी नेशनल कांग्रेस जो होती थी उसकी शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। 1905-1907 के स्वदेशी आंदोलन को भी अगर हम ध्यान में रखें तो आपको पता है कि 1905-1907 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो एक मध्य वर्ग जो था वो इससे जुड़ गया था, यानी कि लोगों में ना काफी बदलाव आ रहा था। लोग राजनीति के प्रति और देश के समर्थन के प्रति कहीं ना कहीं उसमें एक्टिव बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर कुछ नेता जैसे लाल बाल पाल, आपने पढ़ा होगा, ये भी उभर रहे थे, लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं तो उनके जो राजनीतिक परामर्शदाता है या फिर उनके जो गुरु हैं जिनको कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को ये सलाह दी कि आप भारत आए हो इतने समय के बाद, तो आप क्या करो, भारत में 1 साल तक यात्रा करो, पूरे भारत में घूमो, लोगों से मिलो, भारत को देखो, जमीनी स्तर पे देखो, समझो भारत को, ठीक है, तभी आगे का कदम आपको उठाना है। तो गांधी जी ने उस सलाह को मानी। वो अलग अलग जगह में देश भर में गए, उन्होंने वहां के मजदूरों को देखा, उनके किसानों को देखा, उनकी समस्याओं को देखा, सब कुछ उन्होंने करा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और घटना महत्वपूर्ण, 1916 वाली, ये घटना आपको हमेशा लिखनी है पेपर में। होता क्या है कि बीएचयू यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका एक समारोह चल रहा था, उसमें गांधी जी को इनविटेशन था, वो वहां पे गए थे, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने जाके देखा कि भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, सारे अमीर लोग हैं यहाँ पे, गरीब किसान मजदूर लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने किसानों और मजदूरों पे चिंता व्यक्त करी थी, अपना एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने किसानों के बारे में बातें करी थी, मजदूरों के बारे में बातें करी थी, ठीक है। तो उनका वो भाषण वहां पे कुछ फेमस भी हुआ था, लोगों की नजरों में भी आ गए थे वो। तो गांधी जी ने ये कहा था कि अगर हम सोचें कि हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी या देश बेहतर हो जाएगा, तो वो बिना किसानों बिना मजदूरों को शामिल किए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सबके प्रतिनिधित्व की बात करी, यानी कि सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। फिर गांधी जी ने 1917 में चंपारण में एक आंदोलन किया। फिर खेड़ा और गुजरात अहमदाबाद में जब वो गए थे तो वहां पे भी उन्होंने आंदोलन करे, और गरीबों के प्रति वो सहानुभूति रखते थे, तो इसका भी कहीं ना कहीं लोगों पे ज़्यादा असर हुआ, ठीक है। फिर जो इस समय में 1914 से 1918 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो हमारे यहाँ से सेना भी गई थी, ठीक है, भारतीयों एक अंग्रेजों के सैनिक के रूप में गए थे। उन्हें लग रहा था कि भाई आज अगर मतलब वो युद्ध को जीत जाते हैं तो उनको इनाम मिलेगा, ये सब सोच के गए थे। लेकिन क्या होता है जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद एक एक्ट लगा दिया जाता है, रोलेक्ट एक्ट। इसके तहत क्या किया जाता है, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बिना जांच के किसी को भी कारावास की सजा देने का अनुमति दे दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो बहुत ज्यादा नाराज थे। गांधी जी ने खुद इस एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध करा था, ठीक है। इस एक्ट के विरोध में बंद हुआ, विरोध प्रदर्शन चले, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो जाती है, स्थानीय कांग्रेस नेता जो थे वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर उनका दूसरा आंदोलन शुरू होता है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं गांधी जी को लोग जानने लगे थे, उनके बीएचयू के भाषण से उन्हें जानने लगे, ठीक है। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के बाद उनको जानने लगे, जेल में गए उन्हें जानने लगे। तो कहीं ना कहीं इस समय तक महात्मा गांधी एक बड़े जन नेता बन चुके थे। ये बातें आपको यहाँ पे बतानी थी, तो सारी कड़ियां जोड़ के बतानी है कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। आपको बताना है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। अब यहाँ पे शब्दों को ध्यान से समझो, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना। राष्ट्रीय आंदोलन भी आप समझते हैं, जन आंदोलन भी आप समझते हैं। जन आंदोलन मतलब जिसमें जनता खुद से शामिल हो, अपनी इच्छा से शामिल हो और बढ़ चढ़कर शामिल हो, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन होते थे महात्मा गांधी से पहले वो अलग तरीके से थे, लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद से जो आंदोलन थे वो अलग तरीके से हो गए, यानी उन्होंने सभी वर्गों को जोड़ा। कैसे, तो इसका मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कैसे महात्मा गांधी ने जन आंदोलन बनाया। तो उन्होंने मजदूरों को जोड़ा, ठीक है, उन्होंने किसानों को जोड़ा। पहले आपको मजदूर और किसान नहीं दिखते थे, उन्होंने महिलाओं को भी जोड़ा, ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट्स को भी जोड़ा, उन्होंने वकीलों को भी जोड़ा, उन्होंने मतलब समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ा अपने सभी आंदोलनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन होता था कभी, उसको जन आंदोलन में बदल दिया था, ठीक है। अब समझते हैं हम थोड़ा सा इसको इसकी लैंग्वेज में। तो देखिए, रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था, गांधी जी ने करा था, आप सभी जानते हैं। इसके बाद ये एक जन नेता बन चुके थे, फेमस हो चुके थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन भी किया था, सभी भारतीय उसमें शामिल हुए,
स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिया, वकील वगैरह जो थे उन्होंने न्यायालय में जाना बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को दोनों को जोड़ लिया गया था, ठीक है। फिर विद्यार्थियों ने सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज थे पूरी तरीके से उसका बहिष्कार किया था, यानी कि लोग इसमें शामिल हुए थे। वकील अदालत नहीं जाते थे उस समय में। नगरों और कस्बों में जो मजदूर लोग थे वो हड़ताल करने लगे थे। पहाड़ी जो जनजाति लोग थे वो वन कानूनों की अवहेलना करने लगे। किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कुछ जगह पे जो किसान थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों का सामान उठाने से मना कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूर हो, ठीक है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जो भी हो, सभी वर्ग के लोग इनके इस आंदोलन में शामिल हुए, जो कि आपको दिख रहा है कि सब ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से एक राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, यानी जनता का आंदोलन बना दिया, ठीक है। फिर असहयोग प्रभाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सकारात्मक साबित हुआ है, क्योंकि उसका प्रभाव अच्छे से दिखा। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ था कि भारत में ज्यादा दिन वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सभी वर्गों को जब इन्होंने एक साथ लिया तो ये राष्ट्रीय आंदोलन जो था एक तरह से जन आंदोलन बन गया था, और अंग्रेजों को महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहे ना तो उनकी सत्ता के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन पे आता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था महात्मा गांधी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जो कि 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ना, इसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन देश भर में आंदोलन चलता रहा। युवा जो थे और अन्य वर्ग के जो लोग थे वो काम करते रहे, तोड़फोड़ भी करते रहे, ठीक है। कांग्रेस के जो जेपी नारायण थे और ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे, इन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अंडरग्राउंड होके ये भी काम कर रहे थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जो जिले थे, यहाँ पे तो अलग सरकार की स्थापना हो गई थी। अंग्रेजों के प्रति जो आंदोलन था, अंग्रेजों ने इस आंदोलन के लिए सख्त रवैया अपनाया और इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। लाखों हिंदुस्तानी जो थे वो अपनी मर्जी से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। युवा जो थे उन्होंने कॉलेज वगैरह जाना छोड़ दिया था, जेल का रास्ता अपनाया था, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आंदोलन जो था ये स्वैत स्फूर्त आंदोलन के रूप में आप इसको देख सकते हो। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता के सभी वर्ग जो थे इसमें शामिल हुए थे। फिर जून 1944 में आपको पता है सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो जाता है, ठीक है, खत्म होने वाला था। और इस समय गांधी जी को फिर रिहा कर दिया गया। जेल से आने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता वगैरह कराने का प्रयास किया। तो आप ये बातें बता सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर ये खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।